नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस री एग्जाम अगस्त में होने वाली है, जिसका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आज ये सीरीज का तीसरा सेट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तीसरा मॉक टेस्ट कह लीजिए। जो टेस्ट सीरीज मैं करा रहा हूँ उसमें से मैंने दूसरा पहले ही करा चुका हूँ और पहला भी करा चुका हूँ, यानी कि 2 टेस्ट सीरीज पहले ही मैं करा चुका हूँ। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर बिहार पुलिस री एग्जाम का एक प्लेलिस्ट में फाइल मिलेगा, वहां पर आप ये सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये तीसरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, और जो पहला सवाल है वो सवाल है हमारा कि काकोरी के अभियुक्त के रूप में काकोरी कांड जो हुआ था, किसने फांसी से पूर्व दिए गए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। काफी अंदर से सवाल है। काकोरी जो है वो एक कांड हुआ था यूपी में, जिस समय अंग्रेजों का शासन था। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। एक बात मैं बता देता हूं कि आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो भी पहला क्वेश्चन का आपने बी या सी या जो भी लगाना है आप लगा लीजिए और फिर हमारे आंसर से मैच कराइए, ताकि आपकी तैयारी कैसी है वो पता चले। तो इसका जो आंसर है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ का दूध पियाऊंगा, मैं अपने माँ का दूध पीऊंगा। ठीक है। अगला सवाल कहता, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस की घटना हुई थी। तो हावड़ा शिवपुर केस की षड्यंत्र की जो घटना थी वो कब हुई थी? 1910, 1914, 1921, 1933। तो आप अपना आंसर टिक कीजिए। सही जवाब है 1910। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस जो हुई थी वो 1910 में हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की? आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो नीति है वो किसने आरंभ किया? तो इस सवाल का जवाब बताइए आप। ए कैनिंग, बी एलिंगन, सी लॉरेंस और डी मेयो। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है डी लॉर्ड मेयो। डी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ। इसके साथ ही इसके शासनकाल में एक और चीज भी हुआ। भारत में जो जनगणना थी वो मेयो के काल में ही पहली बार 1872 में प्रारंभ हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन सा था? तो फैजपुर था, हरिपुर था, रामगढ़ था या बेलगाम था? तो आप अपना आंसर लगाइए, कौन सा था? तो फैजपुर अधिवेशन। कौन सा था? ऑप्शन ए, 4 का ए, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो था वो 1937 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो चाय के समुद्र में फेंकने की घटना, अमेरिका की क्रांति, चाय के व्यापार, बोस्टन एक राजनीतिक पार्टी थी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना। दोस्तों ये वर्ल्ड हिस्ट्री की एक मशहूर घटना ही बोस्टन नामक बंदरगाह पर हुआ था, जिसमें जो जहाज थी वो चाय से के बोरियों से लदी थी और चूंकि 2 देशों के बीच अनाबनी थी तो चाय के उस पैकेट को समुद्र में फेंक दी गई। तो इस घटना को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला प्रमुख व्यक्ति जो था वो था मॉन्टेस्क्यू। बी इज द करेक्ट आंसर, मॉन्टेस्क्यू। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन करवा देता हूं बहुत अच्छे से। चलिए आगे है। उदयन जिसने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना करी, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की, वह किस धर्म से संबंधित थे? तो उदयन साहब जो थे वो किस धर्म से थे? बौद्ध से, जैन से, शैव धर्म से, वैष्णव से? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वो जैन धर्म से संबंधित रखते थे। क्लियर है। उदयन ने पाटलिपुत्रा नगर बसाया। उदयन ने पाटलिपुत्रा नगर बसाया। इसके पिता का नाम था अजातशत्रु और अजातशत्रु का जो पापा था वो था बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनका पुत्र अजातशत्रु इसे ही मार दिया और फिर अजातशत्रु को इसका पुत्र उदयन ने मार दिया।
तो ये जो वंश है ये पितृहंताओं वाला वंश है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री उसमें। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुप्त काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो जो गुप्त काल है उसमें न्यायाधीश जो हुआ करते थे उसे महादंडानायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महादंडानायक। ओके, महादंडानायक। उसके बाद दंड पाशिक जो होते थे वो पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। कौन से अधिकारी हुआ करते थे? पुलिस अधिकारी। ओके, और ये जो महापटिलक जो होते थे वो लेखा विभाग के जानकार हुआ करते थे। किस विभाग का? लेखा विभाग का। और महाबलाधिकृत जो हुआ करते थे वो सेनापति हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सेनापति। और ये तो न्यायाधीश हुआ करते थे। आपने देखा इस सवाल यही था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मराठा प्रशासन में ममलतदार का अर्थ क्या होता था? तो मराठा प्रशासन में जो ममलतदार था उसका अर्थ होता था बड़े प्रांतों का सूबेदार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बड़े प्रांतों का सूबेदार। ओके, संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। देखिए दरोगा में भी पूछा गया सवाल था 2019-20 वाले बैच में। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे, कहाँ रहते थे? तो सिंह विष्णु की राजसभा में रहते थे। सिंह विष्णु के राजसभा में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किसने दिया था? उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में किसे दिया था? तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे वो थे चार्ल्स इलियट, तो इन्हें दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किसने बिहार में विभाजन का मुद्दा उठाया था? ओके, तो आप जानते हैं ये कि एक ही पार्टी है, मुस्लिम लीग, अली जिन्ना यहीं से पैदा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाने लगा? देखिए आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। इसलिए प्रस्तावना में जो लिखा है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत भी किया गया, लेकिन इस दिन मात्र 10% ही लागू हुई, बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि किस वर्ष से भारत ने संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया? तो संविधान दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 2015 से स्टार्ट हुआ कि हर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया? तो वो था 36वां संविधान संशोधन। ओके गाइस, कौन सा संशोधन? 36वां। देखिए एक्चुअली क्या है, 35वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसे को स्टेट बनाया गया था। सिर्फ ये दर्जा दिया गया था कि आप भारत के एक को स्टेट के जरिए आप भारत में मिले हैं। लेकिन जब लगा सिक्किम को कि नहीं भारत एक बेहतर देश है, तो उसने 36वें संविधान द्वारा भारत में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु व्यवस्था किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो बीपी सिंह सरकार थे, जिन्होंने मंडल कमीशन द्वारा इसको लागू करा दिया। कौन से कमीशन द्वारा? मंडल कमीशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ठीक है, तो इसके लिए अनुच्छेद 350 का क है। क्या है? 350 का क, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो वर्ष 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे लक्ष्मी सहगल। कौन थे? लक्ष्मी सहगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ? तो गठबंधन का जो अस्थायी दौर शुरू हुआ था वो 1996 से शुरू हुआ। उससे पहले बहुत सरकारें टूट फूट जाती थी, गिर जाती थी। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?
देखिए दोस्तों, कह रहा राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो राज्य में जब सत्ताएं विफल हो जाती है, राज्य का शासन जब नहीं संभल पाता है मुख्यमंत्रियों द्वारा, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। क्लियर है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अधिकतम कितनी वर्ष हो सकती है, तो ये 3 वर्ष तक हो सकती है। ओके। क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 43 का आई में किया गया है। इसमें आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने। सवाल है कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र चुनाव में किया गया है। वीवीपैट का सबसे पहले प्रयोग किया गया था नागालैंड में। कहाँ किया गया था दोस्तों? नागालैंड में। वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये क्यों लगाया गया? देखिए, आप जब वोट गिराते होंगे तो ये एक मशीन होगा जिसमें चुनाव चिन्ह होंगे और बटन्स होंगे। उस बटन को आप दबाते हैं तो एक बत्तियां जलती है रेड कलर की, और फिर वो वोट उस व्यक्ति को गिर जाता है। लेकिन कई बार इल्जाम लगे थे कि मैं वोट देता हूँ फूल में, चला जाता है लालटेन में, या देता हूँ लालटेन में, चला जाता है फूल में, या देता हूँ हाथ में, चला जाता है कमल में। ऐसी कई आरोप लगाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और चुनाव आयोग ने अपनी स्वच्छता दिखाने के लिए, अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए एक मशीन बनाई जिसे कहते हैं वीवीपैट। अब होता क्या है, जैसे आप जिस छाप को बटन दबाएंगे, वीवीपैट मशीन में यहाँ पर एक डिस्प्ले यूनिट है और एक पेपर में वो छाप छप के यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप वोटर जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया, क्या वही व्यक्ति का चुनाव चिन्ह यहाँ पर फ्लैश हो रहा है कि नहीं। इसलिए इसे कहते हैं वोटर वेरीफाइड। भी और भी, वोटर वेरीफाइड पेपर, पेपर में छप जाता है, ऑडिट एंड ट्रायल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 315 के तहत क्या वर्णित है? तो संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी एंड जो राज्य की लोक सेवा है वो पीएससी, अब बिहार है तो बीपीएससी, यूपी है तो यूपीपीएससी, इसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है? तो जो बहुरूपदर्शी होता है उसमें 2 दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री होता है दोस्त, 60 डिग्री। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी धारा के, किसके लिए? केवल एसी धारा के लिए। आगे बढ़ते हैं। या वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में भी होता है, लेकिन यहाँ लिखा है केवल उच्च वोल्टता, तो ये सही जवाब नहीं हो पाएगा। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटर की गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लीजिए। जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटर यानी होल के गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है दोस्त, तो सीधा मैं आंसर बता देता हूं। ये जो 25 नंबर सवाल है, जो कि इसका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है डॉक्यूमेंट बनाने में, तो ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होता है पी टाइप अर्धचालक। कौन सा टाइप? पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं दोस्त। थोड़ा सा मैं, आप कहें तो एक बार ड्रिंक वाटर थोड़ा सा ले लूं। माफ कीजिएगा, लगातार बोलने में गला थोड़ा सूख जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। क्या करता है भाई? ये सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है ना। सर्पी घर्षण को, सरकने वाले को लौटाता है बेरिंग। देखे होंगे आप, गाड़ी के टायर वगैरह में बॉल बेरिंग लगे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है? तो 45 डेसिबल तक मानव के लिए ठीक ठाक है, इसके बाद बहुत शोर होता है और मनुष्य ठीक से नहीं रह पाता है। आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा दिखेगी? तो लाल रंग की वस्तु जब गर्म हो जाएगी तो वो आपको हरा दिखेगी। आगे बढ़ते हैं।
ऑरिस्कोप या ओटोस्कोप का उपयोग होता है? बिल्कुल होता है। ओटोस्कोप जो है उसका उपयोग कान के आंतरिक भाग को देखने, निरीक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सवाल है वो रूपल हिमनद स्थित है। तो जो रूपल नामक हिमनद है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हमारा बृहद हिमालय में। रूपल हिमनद कहाँ स्थित है? तो बृहद हिमालय में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। बडूवर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। तो जो बडूवर पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड व रेनकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना करी गई। हीराकुंड व रेनकूट में 2 नवीनतम संयंत्रों की स्थापना करी गई। तो वो किस पंचवर्षीय योजना में करी गई? तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना किस वर्ष की गई? 1998 में की गई। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो 4.28 प्रकाश वर्ष। सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी की दूरी है 4.28 प्रकाश वर्ष। आगे बढ़े। किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं सघन से होता है? तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। जैतून के तेल का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भूमध्य सागरीय जो देश हैं वहाँ जैतून के तेल का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर मिलाने वाली है। तो 55 नंबर को मिलाते हैं। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। तो चलिए इसका मैचिंग करते हैं हम लोग। चलिए, तो उत्तरी बिंदु जो है वो है चिलियासुकिन अंतरीप। ओके, और दक्षिणी बिंदु जो है वो है तजांगु पियाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा अंडू करना पड़ेगा। हाँ, जो दक्षिणी बिंदु है दोस्त, वो जो दक्षिणी बिंदु है वो है आपका बावा अंतरीप। ठीक है, और जो पूर्वी बिंदु है तो वो है ताजांगु पियाई। ये चीन में है पूर्वी बिंदु, एशिया की बात करी जा रही है। और जो पश्चिमी बिंदु है वो है डजनेव अंतरीप। ओके, जो वो बिंदु है वो क्या है? डजनेव अंतरीप। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर। तो हमारा जो बिहार है उसमें न्यूनतम लिंगानुपात 876 लड़कियां हैं 1000 लड़कों में। और यदि हम बात करते हैं कि जो न्यूनतम लिंगानुपात के बाद अधिकतम लिंगानुपात कहाँ है, तो वो एक जिला है गोपालगंज। जिस गोपालगंज में, ये गोपालगंज जिला में 1040 लड़कियां, सॉरी माफ कीजिएगा, 1021 लड़कियां हैं प्रति 1000 बॉयज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो बिहार में प्रवाह प्रणाली जो है वो मात्र 2 भागों में विभाजित है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक पठारी नदियां, 2। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। ये रहा आपके सामने। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे संबंधित है? इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है ये सवाल पूछ रहा है। तो कीट से, सांप से, मछलियों के अध्ययन से है सही जवाब है। आगे बढ़ते। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जो मटर का मार्स रोग है वो मैग्नीज की कमी से होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? तो एडिपोज ऊतक में होता है। आगे बढ़ते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करती है? तो मस्तिष्क को करती है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन कितना होना चाहिए? तो जो एक वयस्क मानव हृदय है उसका औसतन वजन 300 ग्राम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुक नहीं होते? कौन से जंतु अकशेरुक नहीं होते हैं? तो जो सरीसृप वर्ग के होते हैं। पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होता है? तो जो पाचक एंजाइम है वो किसमें विद्यमान होता है? तो वो होता है लाइसोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, वैक्यूल्स वाटर स्टोर करता है, और लाइसोसोम जो है वो किसी भी प्रोडक्शन को पचा देता है, पाचक एंजाइम के रूप में करता है, उसे कोशिका के अंदर विलुप्त कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। थायमिन बेरी रोग से, ये सही है। विटामिन डी से सूखा रोग यानी हड्डी बिखर जाता है। विटामिन सी बंझापन नहीं, बंझापन के लिए विटामिन सी नहीं, विटामिन के नहीं है। विटामिन के तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, क्लियर है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, वो है हमारा विटामिन सी। और जो बंझापन की बात होती है वो विटामिन ई है, और ये सही मैच किया हुआ। तो हमसे पूछा है नहीं है, तो भाई सब सी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं चीजें, तो आप लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया था। बिल्कुल, लॉरेंज वक्र है क्या? तो देखिए, लॉरेंज वक्र से किसी भी देश की आय की विषमता को बताते हैं। इसे लॉरेंज वक्र को मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? 1996। MDM जिसे कहते हैं मिड डे मील, मिड डे मील की शुरुआत जो हुई वो 1996 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निक्की कहाँ के विश्व के प्रमुख शेयर बाजार हैं? तो निक्की जो है, निक्की जैसे अपने यहाँ है सेबी जो कंट्रोल करता है, अपने यहाँ निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये कंपनी है शेयर बाजार की। जबकि अगर निक्की की बात करेंगे तो वो जापान का शेयर बाजार है। किसका? जापान का। किसका? जापान का। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में स्टार्ट हुई। बीमा सुधार संबंध समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया था RN मल्होत्रा साहब की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते, वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? वाणिज्यिक बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक है उसकी जननी किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो जो पहला बैंक है वो है अवध कॉमर्शियल। कौन सा है भाई? अवध कॉमर्शियल, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। बाद में ये चूंकि अंग्रेजों के साथ मिलकर किया गया था, लेकिन पूर्णतः भारतीयों द्वारा पहला जो बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक, PNB। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले सवाल की ओर रुख कर जाते हैं। कहता है, यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? 2n²। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो जानते के कक्षाएं जो होती है केमिस्ट्री, KLMN है ना, और इस पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और इस पर 2n लगाते हैं, तो उस तरह से हम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 है, और 2, 8, 18, 32 होते हैं इन कक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? आतिशबाजी समझते हैं, वो जो पटाखे फूटते हैं शादी विवाह में, तो उसके लिए पोटासियम नाइट्रेट का हम लोग यूज करते हैं, KNO3, पोटासियम नाइट्रेट, KNO3। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? हाइड्रोजन का क्लोरीन से संयोग, क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उपरोक्त सभी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सभी है। निम्न में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो चलिए देखते हैं एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम बोरॉक्स नहीं है, क्रोनोलाइट नहीं है,
क्रायोलाइट है। कौन सा है? क्रायोलाइट। आगे बढ़ते हैं। बोरॉक्स जो है वो सोडियम का है। किसका है? बोरॉक्स किसका है भाई साहब? सोडियम का। क्रोनोलाइट किसका है? मैग्नीशियम का। और मेकेलाइट किसका है? कॉपर का। ठीक है। और क्रोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन किसके कारण होता है भैया? ये पूछ रहा है। तांबे की मात्रा में वृद्धि के कारण आपको विल्सन रोग हो सकता है। हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव क्या है? हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है कैल्शियम। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। डिजिटल शक्ति करंट अफेयर है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जो डिजिटल शक्ति है, जो 4.4 अभियान 2023 में जारी किया गया था, वो किसके द्वारा जारी किया गया था? ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो डिजिटल शक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल 97 नंबर देखिएगा। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे उनके लिए ये एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो हुआ था वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जेके में। आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों की सत्यापन किया गया? तो 22 करोड़, है ना। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बनता है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सरकार उठाएगी खर्च। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो शांति के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी। तो ये थे 100 क्वेश्चन। देखिए इसमें आज मैंने पूरा जीएस का ही सवाल लिया। जीएस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसमें 3-4 सवाल मैथ्स के रहते हैं, 3-4 सवाल आपके हिंदी से भी रहते हैं, और 3-4 सवाल आपके इंग्लिश से भी रहते हैं। ठीक है। और मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी रह सकता है। तो 3-3, 4-4 सवाल जो है इन तीनों से रहते हैं, यानी कि लगभग 15 से 18 क्वेश्चन रहते हैं, और 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो लगभग रहते हैं जीएस के। और 10 से 15 सवाल में आपको ये सब देखने को मिलता है। तो इन सब सवालों को जो है आप घर पर प्रैक्टिस करें। मेन तो जीएस है, मैथ तो ऐसे भी एक बार टाइप देख लें, और हिंदी वही 10th क्लास की ग्रामर को पढ़ लें, और इंग्लिश भी वही, तो आपका काम हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यह तीसरा सेशन था। जल्द ही हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। इसी चैनल पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज़ का एक सीरीज चल रहा है, जो रिवीजन सीरीज चल रहा है। आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार ये सीरीज जरूर देखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो जीएस का जो सेगमेंट है वो इसी रिवीजन सीरीज से कंटेंट में आते हैं। तो एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जीएस की संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने से आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलेंगे, ताकि आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो दीजिए इजाज़त, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। वो एक कहावत है, एक छोटा सा शेर है कि नन्ही चींटी जब कोई सामान लेके चलती है, सामान की जगह दाना इस्तेमाल कर लेते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ते दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन कोशिश उसकी हर बार जाया नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है थोड़ी पंक्ति हम मिस कर रहे हो, तो माफ़ कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको पूरी पंक्ति सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चौथे सेट का सीरीज करा दूंगा। जो मेरा कविता था वो हरिवंश राय बच्चन जी का कविता था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उसी कविता का वो लाइन था, बीच का लाइन था, जो थोड़ा मेरे माइंड से निकल रहा था। ठीक है, तो अगली बार मैं ज़रूर आपको ये सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।